वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने EMRS के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो आपको लगातार अपलोड करवा रही हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो आज का हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंटल अनुभवात्मक शिक्षण, टीचिंग लर्निंग हम आज पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम आपको मैथ वाला सोल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माध्यमिक कक्षाओं पर बच्चे कई बार आयतों और वर्गों को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते हैं। कहते हैं कि जो माध्यमिक कक्षा है उस पर कई बार बच्चे आयत और वर्गों को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इन छात्रों की सहायता के लिए क्या करना चाहिए? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, छात्रों को बताना चाहिए कि आयतों और वर्गों के गणितीय गुण समांतर चतुर्भुज से भिन्न होते हैं। क्या हम कहने का मतलब ये है कि जो माध्यमिक क्लास के जो बच्चे हैं वो कई बार आयत और वर्गों को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते हैं। तो एक शिक्षक होने के रूप में उनको किस प्रकार समझाना चाहिए? क्योंकि क्या एक अध्यापक को ये बताना चाहिए कि जो आयत और वर्ग हैं उनके गणितीय गुण समांतर चतुर्भुज से भिन्न होते हैं। एक तो वो मान नहीं रहे, ऊपर से हम उसको ये और समझा दें कि ये भिन्न होते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बताइए, नहीं। तो ये ऑप्शन हमारे पास कट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, इस चर्चा को नहीं करना चाहिए क्योंकि माध्यमिक विद्यालय के छात्र सामान्यकरण नहीं कर सकते। जब माध्यमिक क्लास के बच्चे सामान्यकरण नहीं कर सकते, हमें इस बात की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ये तो वैसे ही नेगेटिव पॉइंट हमें लग रहा है। दोनों ऑप्शन कट हो चुके हैं। तो चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन है, एक समान गणितीय गुण परंतु भिन्न भौतिक लक्षणों वाले विविध हस्तकौशल सामग्री बच्चों को दी जानी चाहिए। कितना पॉजिटिव पॉइंट है कि हस्तकौशल सामग्री मतलब हाथ से यूज होने वाली, हाथ से बनाने वाली। तो ये हमारे पास राइट क्वेश्चन हो जाएगा। 3 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट होगा और पॉजिटिव पॉइंट इसी में हमें मिल चुका है। एक अध्यापक को समान गणितीय गुण परंतु भिन्न भौतिक लक्षणों वाली विविध हस्तकौशल सामग्री बच्चों को दी जानी चाहिए। तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ चुका है। लेकिन हम फोर्थ प्राथमिक कक्षाओं में, ये यहाँ पर माध्यमिक की बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आ गई है प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ऐसे छात्रों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि ऐसी अवधारणाओं को प्राथमिक कक्षाओं में करवाया जाता है। क्या 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक वर्ग आयत को समझाया जाता है? तो ये वैसे ही नेगेटिव हो गया है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई और ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी, मतलब कहने का है कि एक अध्यापिका है, वो एक मॉडल अपनी कक्षा में लेकर आई है जो ज्यामितीय आकृति से निर्मित था। मतलब ज्यामितीय आकृति से निर्मित था। वह चाहती कि उनके विद्यार्थी क्या करें और हमें उनका पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास, मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए खाली समय बिताना चाहिए। गलत हो गया। गणितीय अवधारणाओं को भिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से उनके दैनिक जीवन से जोड़े। तो बिल्कुल बात सही है कि उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट यही मिल चुका है। एक गणितीय शिक्षिका जो मॉडल लेके आई है ज्यामिति का, उनको उसके अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो हमें और जाने की जरूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव पॉइंट यही मिल चुका है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आंसर सेकंड रहेगा। लेकिन हम ऑप्शन पढ़ते हैं।
प्रारूप मॉडल निर्मित करें और गणित की प्रदर्शनी से प्रदर्शित करें। बस प्रदर्शनी करें, गलत हो गया। गणित में प्रारूप मॉडलों की भूमिका को समझें। क्या उनकी भूमिका को समझे कि क्या कर लेंगे? जब बच्चों को दैनिक जीवन से हम जोड़ेंगे नहीं तो ये भी कट हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास सेकंड ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी दी गई समय अवधि में उपनति ट्रेंड में लघु बदलावों को दिखाने के लिए बारंबारता बटन से संबंधित एक बड़े संख्यात्मक आंकड़ों को समुच्चय को निरूपित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो इसमें क्या कहा है, दी गई समय अवधि में उपनति ट्रेंड में लघु बदलावों को दिखाने के लिए बारंबारता बटन से संबंधित एक बड़े संख्यात्मक आंकड़ों के समुच्चय को निरूपित करने के सबसे उपयुक्त आंकड़ा तरीका क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास दंड आलेख है, सेकंड हमारे पास रेखा आलेख है, थर्ड हमारे पास पाई चार्ट है और फोर हमारे पास चित्रालेख है हमारे पास फोर्थ। ठीक है, तो देखो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो हमें सामग्री दी गई है लघु बदलाव को मतलब छोटे छोटे बदलाव को दिखाने के लिए बारंबारता बटन से संबंधित एक बड़े संख्यात्मक आंकड़ों के समुच्चय को निरूपित करने के लिए, एक बड़े संख्यात्मक आंकड़ों को निरूपित करने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त हमारे पास आंकड़ा तरीका क्या रहेगा? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, रेखा आलेख रहेगा। तो सेकंड राइट आंसर हमारे पास सही रहेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा, रेखा आलेख हमारे पास बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देश सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मापन सिखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें क्या सिखाना है, बच्चों को मापन सिखाना है और हमें जो मापन सिखाना है उसके बारे में 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और सही ऑप्शन हमें उन 4 ऑप्शन में से निकालना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। मानक परिणाम का अनुसरण अमानक परिणामों द्वारा किया जाना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों को हम मापन सिखा रहे हैं उनके संदर्भ में हमें कौन सा ऑप्शन है? क्या मानक जो हमारे पास परिणाम है जिसे बोलते हैं नॉर्म्स के अनुसार अमानक परिणामों द्वारा किया जाना चाहिए? क्या प्राथमिक कक्षा के बच्चों का ये परिमाणों देना चाहिए? नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। सेकंड है, जो अमानक परिणामों का अनुसरण मानक परिणामों द्वारा दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है ये। जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों को जो मापन सिखाया जाता है, पहले हम उसको अमापक परिमाणों का अनुसरण करेंगे, फिर मानक परिमाणों द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेकंड आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ पर तो वैसे ही केवल आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसमें नहीं आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाण के बारे में पूछता है। एक शिक्षक है जो कक्षा 5 की जो छात्रा है शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछता है। उसने शैलजा से अपने शब्दों में समाधान बताने के लिए भी कहा। शैलजा समस्या को सही ढंग से हल करने में सक्षम थी, सही ढंग से हल करने के सक्षम में थी, लेकिन उसे समझाने में सक्षम नहीं थी। यह दर्शाता है कि शैलजा के पास खालिस्तान है, मतलब उसे उस ढंग को समस्या को समाधान करने का सक्षम थी, उसके पास इतनी नॉलेज थी, लेकिन वो समझा नहीं पा रही थी। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलते हैं ऑप्शन को पढ़ते हैं। परिमाप की अवधारणा की समझ
समझ थी, लेकिन मौखिक अच्छी मौखिक क्षमता है। क्या मौखिक के बारे में बातें की गई है? नहीं, कट कर दो। निम्न भाषा प्रवीणता, निम्न क्रम गणितीय प्रवीणता, क्या ऐसी भाषा के बारे में की गई है? क्या वो अटक रही थी बोलने में? भाषा के बारे में कुछ कहा गया था? नहीं, ऑप्शन को कट करो। चलो आगे। निम्न भाषा प्रवीणता और उच्च क्रम गणितीय प्रवीणता, बिल्कुल बात सत्य है कि वो उच्च क्रम गणितीय, मतलब वो इसमें क्या है, वो समस्या को सही कराने में तो थी, समस्या समझ भी पा रही थी और समस्या को सही ढंग से सोल्व करने में भी सक्षम थी, लेकिन वो उस समझाने में सक्षम नहीं थी। तो राइट आंसर हमारे पास थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। खराब आत्मविश्वास की कोई बातें नहीं की गई है, तो थर्ड आंसर हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्राथमिक कक्षा में ज्यामितीय की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया है। उन्हें ये एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो प्राथमिक कक्षा है हमारी, ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप को एक निश्चित क्रम में तैयार किया है, उन्हें यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आपको बताना है, इसमें से आपको क्या करना है, क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी बातें थी। ठीक है, तो पहले कौन सी बातें थी, तो हम इसको ऑप्शन निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। छात्र है भिन्न, जो भिन्न है मतलब अलग अलग आकृतियों की विभिन्न लक्षणों की खोज करते हैं। सेकंड है, छात्र अपने आसपास की द्वितीय आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। थर्ड है, छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिए गए हैं, उन्हें कहा गया है कि वे उनके सम्मान को सदृश वस्तुओं की अपनी आसपास पहचाने। फोर्थ है, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में सक्षम है। तो आपको इनको क्रम से लगाना है। तो पहले हमारे पास क्या आंसर रहेगा, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। देखो यहाँ पर हमें की पॉइंट मिल चुका है, पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले पहचान कर ली गई, तो सी हमारे पास पहले नंबर पर आएगा। फिर हम दूसरे की पॉइंट पर जाते हैं। हमने पहचान कर ली है, विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। क्या हम दूसरे नंबर पर लक्षण की खोज, नहीं, दूसरे नंबर पर ये नहीं है। छात्र अपने आसपास की द्वितीय आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं, सही है बात। पहले पहचान करेंगे, फिर हम अपने आसपास जो भी होगा उस पर हम क्या करेंगे, चित्रित कर लेंगे, तो बी आ जाएगा इसके बाद। फिर हमारे पास अगला है, छात्र भिन्न भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। हमने पहचान कर ली, चित्रित कर ली, फिर हम क्या करेंगे, उनमें से जो लक्षण है वो निकालेंगे। तो हमारे पास ए आ जाएगा, सी बी ए, और लास्ट में छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सी बी ए डी, सी बी ए डी, जिसमें भी ये आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। सी बी ए डी ये हमारे पास था, ये देखो कहाँ पर है, बी सी, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सी बी ए डी। पहले हमने क्या किया, पहले हमने पहचान की, फिर हमने चित्रित किया, फिर हमने उसके लक्षण को खोज की, और फिर हम उनको वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने, ताकि आपको समझ में ना आए, हमने ऐसे कर लिया, चलो ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक छात्रों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में और प्रत्येक समूह में आकृतियां की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो इसमें नहीं पूछा है,
एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियां समूह बनाने में, फिर समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न करता है। निम्नलिखित में से इन आकृतियों का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है? तो हमें राइट आंसर बताना है। वर्गीकरण का कौशल सिखाना, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारे पास हमें बताना है नेगेटिव पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव पॉइंट। आकृतियों के बारे में सीखना, बिल्कुल ये आकृतियों के बारे में सिखाना चाहता है। गिनती के बारे में सिखाना, बिल्कुल सही बात है, वो गिनती के बारे में भी सिखाना चाहता है। अनुमान और सन्निकट के बारे में सिखाना, क्या वो अनुमान लगाना या सन्निकट के बारे में सिखाना चाहता है? नहीं, ये प्राथमिक कक्षा के बच्चों के क्लास में नहीं आता है, इसलिए नेगेटिव पॉइंट है और हमारे पास फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को सही त्रुटि करने के लिए समर्थन देंगे। तो आपको बारे में क्या समझाना चाहते हैं कि बच्चा बड़ी पॉइंटों में, दशमलव में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो उसके ऑप्शन में कि बच्चे त्रुटि को कैसे समर्थन देंगे, कैसे सही करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएंगे। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, यही हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल पॉजिटिव। एक तो हमारे पास हस्तकौशल आ गया, ठीक है, फिर इसमें अबेकस के द्वारा भी समझाना है, तो यही हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो चलते हैं ऑप्शन को छोटा कर लेते हैं आपके लिए। दशमलव संख्याओं के प्रसारित श्याम को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहे। क्या विद्यार्थी ही सब कुछ कर देगा? गलत हो गया। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। हम अभ्यास के लिए बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे भी देंगे, लेकिन बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्लियर ही नहीं है, तो बच्चे क्या अभ्यास करेंगे? गलती करेंगे, वो तो कट कर दिया। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम देखने के लिए और प्रक्रिया समझाने के लिए कहे। ये बात भी गलत हो चुकी है, इसलिए हमारा पॉइंट राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे अलग से। गणित की शिक्षक श्री रोहित सिंह की कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इतनी बड़ी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कक्षा को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। इस वर्गीकरण के लिए उन्हें किन मानदंडों पर विचार करना चाहिए? देखो, कहने का मतलब है जो गणित के शिक्षक श्री रोहित सिंह हैं, उनकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इतनी बड़ी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक अध्यापक है, उसकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और वो बच्चों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहा। बच्चे उन जो शिक्षक द्वारा दी गई नॉलेज को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इतनी बड़ी कक्षा में बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कक्षा को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। मतलब ए में और बी में उनके ग्रुप बना दिए। तो इस वर्गीकरण के लिए उन्हें किन मानदंडों को विचार करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की आर्थिक स्थिति देखकर क्या हम एक अध्यापक को ये करना चाहिए कि जो बच्चा अमीर है उसको ए ग्रुप में शामिल कर दो और जो गरीब है उसको बी में शामिल कर दो। क्या एक अध्यापक को ऐसा करना चाहिए भेदभाव? तो नहीं करना चाहिए, कट कर दो। पिछली कक्षा में ग्रेड या बच्चे की पिछली कक्षा का ग्रेड देखें कि इस पिछली ग्रेड में ये फर्स्ट आया था, इसमें ये 4th नंबर पर है, क्या ऐसा करना चाहिए? तो ये नहीं करना चाहिए। क्या पता
वो पिछली कक्षा में कमज़ोर रहा, उसकी कुछ कमजोरियां रही हो, तो हम आने वाली कक्षा में जिस कक्षा में है उसका निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये भी कट हो गया। ये गणित में छात्रों की रुचि के हिसाब से, गणित में बच्चा इस सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है, इसमें नहीं ले रहा है, इस टॉपिक पर ले रहा है, क्या हमें इस तरह निर्धारित कर देना चाहिए? नहीं, ये भी कट हो गया। फोर्थ है हमारे पास छात्रों के सीखने के स्तर के हिसाब से, बिल्कुल है। जो बच्चा कम सीख रहा है, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज आवश्यकता है, एक टीचर को पता होता है कि बच्चा कहाँ पर सीख नहीं पा रहा है, उसे कहाँ पर समस्या आ रही है, तो सीखने के आधार पर जो बच्चे तेज तर्रार है, प्रतिभाशाली है, उनके अलग ग्रुप बना दिए, और जो बच्चे सीखने में थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं उनके अलग ग्रुप बना दिए, ताकि इन बच्चों पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सके। बिल्कुल बात सकते हैं, उनके 2 ग्रुप बना दिए हैं। एक तो प्रतिभाशाली जिनको अच्छी नॉलेज है, और जो बच्चे जहाँ पर गलती कर रहे हैं, समस्या कर रहे हैं, उनके 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। तो बिल्कुल बात सत्य है, छात्रों के सीखने के स्तर पर उनको वर्गीकृत विभाजित करना चाहिए। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संरचनावादी कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको बताना है कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन है संरचनावादी कक्षा प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन है जोड़ योग की गणनीय समस्याओं पर शिक्षक मौखिक परीक्षा ले रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हैं? मौखिक परीक्षा ले रहे हैं, और छात्र हाथ उठाकर उत्तर दे रहे हैं। क्या ये बातें संरचनावादी कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है? बस ओनली गणितीय समस्या पर शिक्षक मौखिक परीक्षा ले रहे हैं और छात्र हाथ उठाकर उत्तर दे रहे हैं। क्या ये संरचनावादी कक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते, कट करो। सेकंड है शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न गणितीय पहेलियां लिखी और छात्र बारी बारी से उन्हें ब्लैक बोर्ड पर आकर हल कर रहे हैं। क्या ये संरचनावादी कक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया गया, बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं और हल कर रहे हैं। गलत। थर्ड ऑप्शन पढ़ रहे हैं, शिक्षक कक्षा में नकली नोट, लाठी के बंडल, अबेकस लेकर आए हैं और छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर स्थानीय मान की अवधारणा बता रहे हैं। तो देखो, बच्चों को दैनिक जीवन में जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं, बच्चों को अनुभव से सिखा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छी सामग्री भी दी गई है। तो बिल्कुल सही बात होगा, ऑप्शन 3 हमारे पास राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, थर्ड। लेकिन हम फोर्थ आंसर भी पढ़ेंगे। शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए डायनेस ब्लॉक के उपयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र और निर्देश के चरणों को लिखने में व्यस्त है। तो नेगेटिव पॉइंट आ गया है, तो कट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आज के 10 क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख के जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छा 10 क्वेश्चन का संगठन था हमारे पास। और अगर आप इस क्वेश्चन की पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम आपको सारी PDF टेलीग्राम चैनल स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर अवेलेबल करवा देते हैं। जो हमारे YouTube चैनल का लोगो है वही हमारे स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी का लोगो है और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो अपलोड कर दें तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना और एक कमेंट छोड़ देना। ओके, धन्यवाद।